हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज फिज़िक्स का एक चैप्टर है, लाइट चैप्टर, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जो होगा चैप्टर बेस ऑफ 8th क्लास और 10th क्लास होगा। ठीक है, तो लाइट चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले कि प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरा जो ये वीडियो जो है आप छोड़ के नहीं भागिएगा, पूरा देखिएगा। इससे पता चलेगा आपको कि मैं क्या दे रहा हूँ आपको, कैसे दे रहा हूँ। अगर आप वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा तो पूरा पूरा आपको समझ में आएगा, ये गारंटी मेरा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है। देखिए, जैसे ही प्रकाश आता है, द प्रकाश कहीं से भी आए, चाहे वो किसी भी सोर्सेस से आए, कोई भी सोर्स हो। जैसे आप सन को ले लीजिए, सन से अगर प्रकाश आता है तो अंधकार गायब हो जाता है, अंधकार गायब हो जाता है। क्या होता है कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश जो होता है उसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर यहाँ पे एक सिचुएशन और आ जाता है कि सिर्फ आंख वाले ही आदमी देख पाते हैं किसी वस्तु को, प्रकाश की उपस्थिति में आंख वाले व्यक्ति ही किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। जिनके पास आंख आंख नहीं होगा वो कैसे देख पाएगा, वो तो नहीं देख पाएगा। ठीक है, तीसरा चीज़ ये होता है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का चाल जो होता है, प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको नोट कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, चलिए पहला लिखिएगा, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा, प्रकाश किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करता है, अनुभूति प्राप्त करता है। तीसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इतना तो आप समझ गए। व्हाट इज लाइट, अगर आप इंग्लिश में चाहिए तो लिखिएगा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। एक और पॉइंट आगे लिखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। उसके बाद आगे लिखिएगा, प्रकाश इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसके बाद आगे लिखिएगा कि प्रकाश गोज द स्ट्रेंथ लाइन। इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 आप लिख सकते हैं। और आगे आपको लिखना है प्रकाश की चाल। देखिए, इतना तो आप नोट कर लिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले कौन वैज्ञानिक अध्ययन किया था? सबसे पहले प्रकाश की चाल को रोमन नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। कौन से वैज्ञानिक? रोमन नामक वैज्ञानिक। सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का अध्ययन किया था और उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है सबसे अधिक निर्वात में चलता है। उन्होंने बताया था कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है।
इन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है निर्वात में यानी वैक्यूम में, यहाँ पर लिख लीजिए निर्वात, निर्वात वैक्यूम, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है सबसे तेज निर्वात में चलता है। और देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रोमन ने सबसे पहले क्या किया था, रोमन ने सबसे पहले अध्ययन किया प्रकाश जो है, प्रकाश का सबसे पहले अध्ययन रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया। और उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है निर्वात में सबसे अधिक चलता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है। उसके बाद 1,86,310 मील प्रति सेकेंड, ये मील में है। ठीक है, उसके बाद 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उन्होंने बताया अगर आपसे कोई पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछते हैं कि मील में क्या होता है, ठीक है, आप तो मीटर प्रति सेकंड में बता दिए, अब मील में बताइए क्या होता है, तो मील में आप लिखिएगा 1,86,310 मील प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद कोई पूछ दे कि मील में तो आप जानते हैं, आप किलोमीटर में बताए तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये बताएंगे 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चंद्रमा और सूर्य के बारे में, कि सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकेंड का टाइम लेता है। कितना सेकेंड का? 499 सेकेंड का। और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। ये तो सेकंड में है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड में सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंच जाती है। उसके बाद चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चंद्रमा की रोशनी जो है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड में वो उसकी रोशनी जो है कहाँ पहुंच जाती है, आपको धरती पर पहुंच जाती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लुमिनियस दीप्त पिंड के बारे में चर्चा करते हैं। दीप्त पिंड, अब देखिए दीप्त पिंड वैसा पिंड जो होता है जो क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। दीप्त पिंड वैसा पिंड जो होता है वो क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जिसके पास अपना खुद का रोशनी होता है, वो अपनी प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं या लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए सूर्य के पास अपना रोशनी होता है, वो अपनी प्रकाश से प्रकाशित होता है, वो अपनी प्रकाश से चमकता है। तो सूर्य क्या हो गया, दीप्त पिंड हो गया। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि दीप्त पिंड का एक उदाहरण दीजिए तो आप क्या बताएंगे, सूर्य। दूसरा आते हैं तारे। तारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीप्त पिंड में आते हैं। उसके बाद आता है अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड, अब देखिए अदीप्त पिंड में क्या होता है, वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होता, वो दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। वैसा पिंड जो जिसके पास अपना खुद का रोशनी नहीं होता, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं या नॉन लुमिनियस बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो नॉन लुमिनियस में क्या आ जाएगा आपका, चंद्रमा आ जाएगा। उसके बाद चंद्रमा आ जाएगा। उसके बाद आपके आ जाएंगे जैसे दूसरे के प्रकाश प्रकाशित होते हैं, बहुत सारे चीज़ हैं आपके आसपास में, बहुत सारे चीज़ दिखाई देते होंगे। अब देखिए इसमें कुछ सवाल ये आ जाता है, जैसे जलता हुआ बल्ब। ठीक है, एक ये आ जाता है दीप्त पिंड में, जलता हुआ बल्ब। जलता हुआ बल्ब जो होता है वो क्या होता है, उसके पास अपना खुद का रोशनी होता है, तो कभी कभी जलता हुआ बल्ब भी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। पारदर्शी, इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट।
अब देखिए पारदर्शी जो होता है वो क्या होता है, पारदर्शी या पारभाषी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है, इसको लिखिए पारभाषी। पारभाषी वैसी वस्तु जिससे आर पार दिखाई दे, वैसी वस्तु जिससे आर पार दिखाई दे, यानी लाइट जो है पूरा पूरा क्या करे उससे पास हो, लाइट क्या करे इस ऑब्जेक्ट से पूरा पूरा पास हो जाए, आर पार दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, जल हो जाएगा, जल से हम लोगों को क्या होता है, आर पार दिखाई देता है। उसके बाद आपका दर्पण हो जाएगा, दर्पण, वैसा दर्पण जिसके पीछे पेंट ना लगा हो, शीशा जिसको कहा जाता है, शीशा भी लिख सकते हैं, शीशा, शीशा जो होता है, जल होता है, ठीक है। ये क्या है, आपको ट्रांसपेरेंट में आते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आते हैं। दूसरा आता है अपारदर्शी, 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 अपारदर्शी में क्या होता है, वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जो है थोड़ी मात्रा में क्या होता है, अपारदर्शी, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, पारदर्शी, हाँ, अपारदर्शी जो होता है उससे क्या होता है, प्रकाश, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसके लिए माफी चाहते हैं। अपारदर्शी वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट जो है पूरा पूरा पास नहीं होता है, पूरा पूरा लाइट जो होता है पास नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी, दीवार हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे इसमें, अपारदर्शी में। इसे इसके आप डिफिनीशन से पता कर सकते हैं कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरा पूरा मतलब प्रकाश जो है आर पार नहीं आ जा सकता है, आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, पत्थर हो गया, बहुत सारे चीज आ जाते हैं। तीसरा इसमें आता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आप। चलिए एक थोड़ा छोटा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, पारदर्शी पारभाषी जो होता है अलग अलग होता है, इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। देखिए पारभाषी जो होता है वैसा पदार्थ जो होता है जिससे प्रकाश जो है थोड़ी मात्रा में आर पार आ जा सकता है, ठीक है, यानी वैसा पदार्थ जिससे हम लोग को थोड़ी मात्रा में बाहर दिखाई दे। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, ठीक है, एक ये हो गया। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। क्वेश्चन पूछता है कि तेल लगा कागज तो है, किसका उदाहरण, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, आप क्या बताइएगा, पारभाषी, ठीक है, पारभाषी हो गया, ठीक है। पारभाषी का डिफिनीशन होता है वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार आ जा सकता है, उसे हम लोग पारभाषी कहते हैं। पारभाषी में क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज, ओलिए पेपर जो होता है वो क्या होता है, पारभाषी होता है, ठीक है। पारदर्शी जो होता है जिससे प्रकाश आर पार आ जा सकता है। दूसरा अपारदर्शी होता है जिससे प्रकाश थोड़ी मतलब आ जा सकता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही आर पार नहीं देखा जा सकता है, या उसे प्रकाश बिल्कुल ही आर पार नहीं आ जा सकता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। पारभाषी वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में आ जा सकता है, उसे पारभाषी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। पूछता है एग्जाम में कि घिसा हुआ कांच जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पारभाषी होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे परावर्तन के बारे में। परावर्तन के बारे में हम लोग, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे पहले मतलब छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे जरूरी होता है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का होना सबसे बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो प्रकाश क्या करेगा, परावर्तित नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर ये दर्पण हो गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
ये दर्पण हो गया। तो ये क्या करता है, किसी भी स्रोत से ये आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण है, किसी भी स्रोत से आ रहा है, सूर्य, चांद, तारा, कोई भी हो, ठीक है, ये किसी भी स्रोत से प्रकाश कहाँ आ रहा है, आपको सरफेस पे आ रहा है। कौन सी सरफेस है, स्मूथ सरफेस। ये क्या है, चिकनी सतह। ये क्या है आपका, चिकनी सतह, चिकनी सतह, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस, इसको दर्पण मान लीजिए, दर्पण के पीछे क्या किया हुआ, पेंट किया गया है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया है, इससे प्रकाश रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे जरूरी होता है कि स्मूथ सरफेस का होना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, सॉरी आप प्रकाश क्या कर रहा है, स्मूथ सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से टकराने के बाद ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब देखिए प्रकाश के चिकने सतह से, देखिए प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन कहता है प्रकाश के चिकने सतह से पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को, प्रकाश के चिकने सतह से, लिखिएगा प्रकाश के चिकने चिकने सतह से या पृष्ठ से, चिकने सतह या पृष्ठ से वापस लौटने की घटना, पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रकाश को, देखिए प्रकाश को चिकने सतह से या पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, आपका आपतित किरण है, ठीक है। आपतित किरण चिकने सतह से टकराया और वापस लौट गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। ये इसके लिए मतलब परावर्तन के लिए, ये परावर्तन के लिए चिकने सतह का होना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के परावर्तन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक, नहीं तो हम मिटा रहे हैं इसको। तो अब आता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए ना, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं, यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक अभिलंब डाल दिए, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग क्या किए, आई दे दिए और इसको क्या किए, आर दे दिए। ये आई एंगल हो गया, इसको ओ लिख दिए, इसको ए लिख दिए, ठीक है। और इसको क्या किया हम लोग, बी लिख दिए, इसको एन लिख दिए, ठीक। और ये हो गया अभिलंब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। यहाँ पे हम लिख दिए अभिलंब, अभिलंब, ठीक। अब देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ। अब परावर्तन का नियम यहाँ पे लिखते हैं, परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, कि आप बचपन में, आप छोटे जब होंगे तो आप क्या करते होंगे,
किसी को अगर मतलब आपके घर में खिड़की उड़की होगा, खिड़की होगा, ठीक है, तो आप वहाँ से अगर लाइट आ रहा होगा तो आप दर्पण लेके किसी को ऐसे ऐसे करके इशारा कर रहे होंगे या दिखा रहे होंगे या खेले होंगे, तो वहाँ से जब लाइट आती है तो वहाँ से टकरा के कहाँ चले जाती है, सेम उसी के दिशा में चला जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि लाइट जो होता है जिस एंगल से आपतित होता है उसी एंगल से क्या करता है, परावर्तित होता है। अगर इसका मान 30 डिग्री होगा तो इसका भी मान 30 डिग्री होगा। जिस मतलब एंगल से वो आपतित होता है उसी एंगल से परावर्तित हो जाता है। इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम जो होता है वो कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है, ये पहला हो गया। दूसरा जो होता है वो कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण ये हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, अब बात ये आता है कि ए ओ और एन जो होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। एंगल देखिएगा, एंगल ए ओ एन इक्वल टू एंगल ए ओ एन इक्वल टू एंगल एन ओ बी, ये तीनों, ये क्या होगा, तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग एंगल ए ओ एन को हम लोग क्या किए हैं, आई से इंगित किए हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर। देखिए ए ओ एन को हम लोग आई से किए और एन ओ बी को हम लोग किससे किए, आर से किए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश मैंने स्टार्ट किया तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए मैं सोचा कि उसको कवर करते चलूँ ताकि आप कल होकर नहीं कहें कि सर ने ये चीज़ छोड़ दिया है। ठीक है, देखिए आइंस्टीन ने सबसे पहले बताया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा, वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में होते हैं। प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, आइंस्टीन ने कहा था। अब देखिए न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कहाँ करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश जो होता है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं। प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश तरंग सिद्धांत कौन दिया था। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था तो आप क्या बताएंगे, हाइजेन ने दिया था। किसने दिया था, हाइजेन या हाइजेन इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश तरंग सिद्धांत हाइजेन ने दिया था। अब देखिए थॉमस यंग, प्रकाश का व्यतिकरण। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था तो आप क्या बताएंगे, थॉमस यंग बताएंगे। ठीक है, तीसरा मैक्सवेल आता है। मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप क्रिकेटर के बारे में नहीं जाइएगा। ठीक है, मैक्सवेल जो है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे।
जिन्होंने कहा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, उसके बाद मैक्स प्लांक जो है, मैक्स प्लांक के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। मैक्स प्लांक ने कहा था कि क्वांटम यांत्रिकी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था क्वांटम यांत्रिकी जो प्रकाश से रिलेटेड है, वो कौन दिया था आपको? मैक्स प्लांक ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कंपटीशन लेवल में जाए या आप अपने जानकारी के लिए इसको अपने पास रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने डिफिनीशन शुरू शुरू में ही सुना कि प्रकाश क्या है, छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में होते हैं। प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर आपसे कोई पूछते कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने कहा था, तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको मैक्सवेल ने कहा था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं, ये किसने कहा था, तो आप क्या बताएंगे? आइंस्टाइन बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कहेंगे कि आप जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप देखिएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग दर्पण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हाँ, एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि ये जो भी सिलेबस अभी पढ़ाई हो रहा है, ये किसी भी कंपटीशन लेवल में आप चले जाए तब भी इसकी ज़रूरत है। अगर डीपली नॉलेज जाए तब भी ज़रूरत है। या 8th क्लास के बच्चे देख रहे हो क्लास 8 के, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। या कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग मिरर के बारे में अध्ययन करेंगे। मिरर, मिरर दर्पण, दर्पण के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दर्पण क्या होता है? आप लोग डेली क्या करते हैं? अपने चेहरा को, अपने फेस को देखते हैं। फेस को देखते हैं डेली, या क्रीम लगाते हैं या कुछ भी करते हैं। ठीक है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तो मिरर जो होता है आप डेली उसका यूज़ करते हैं। मिरर क्या करते हैं? डेली यूज़ करते हैं। आप अपने चेहरे को देखते हैं कि आपका चेहरा जो है कहीं घाव तो नहीं निकला है, कहीं वुंड तो नहीं निकला है, या ज़्यादा काला तो नहीं हो गया, या ज़्यादा बुरा तो नहीं हो गया। तो ये प्रतिदिन क्या होता है, डेली यूजेज चीज़ है मिरर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखिए, दर्पण वैसा चीज़ होता है, दर्पण वैसा वस्तु होता है जिसके एक साइड क्या होता है, पेंट किया गया होता है। एक साइड क्या किया गया होता है, पेंट किया गया होता है। और उसका उसका फेस जो होता है वो परावर्तक हो, परावर्तन मतलब ये परावर्त किसी प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल तथा दूसरा सतह पर कलय किया गया हो। लिखिएगा दर्पण का डिफिनीशन। वैसा दर्पण वैसा दर्पण जिसका वैसा दर्पण जिसका जिसका एक सतह परावर्तक 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 मतलब ये किसी लाइट को परावर्तित कर सकता है, परावर्तक, तथा दूसरा भाग पर पेंट किया गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। ये हो गया आपका दर्पण का डेफिनेशन। वैसा दर्पण जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरे सतह पे पेंट किया गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब आगे चलते हैं, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है,
सबसे पहला चीज देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के बराबर बनता है। इसमें जो इमेज बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बराबर ये क्या बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा, वस्तु जितना आगे होगा, वस्तु जितना आगे होगा, जितना आगे होगा, आगे होगा, प्रतिबिंब 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 उतना ही पीछे बनेगा, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। तीसरा, ये हो गया पहला। दूसरा, तीसरा देखिए क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है। देखिए ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। समतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसके एक सतह परावर्तक तथा दूसरे सतह पे पेंट किया गया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग पढ़ेंगे, वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद वस्तु को जितना आगे होगा, मतलब दर्पण से वस्तु जितना आगे होगा उतना ही उसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और इस पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग चर्चा करेंगे अभी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए एक और चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। कहता है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखा हो, दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखा हो और उसमें किसी वस्तु को लाते हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लेते हैं कि वस्तु जो है, ये डिपेंड करता है कि वस्तु किस एंगल पे रखा गया है, डिपेंड करता है कि वस्तु किस एंगल पे रखा गया है। लिखिएगा, यदि दो समतल दर्पण यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो, थीटा कोण पर झुका हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप नोट कीजिएगा, 360 डिग्री बट्टा थीटा -1, ये इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हो गया 360 बटा थीटा -1। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। यदि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण से झुका है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा 360, यहाँ पे आगे देखिएगा 360 बाई थीटा -1। इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और निकाल लेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कितना प्रतिबिंब बनेगा, या कितना प्रतिबिंब यहाँ पे कितना प्रतिबिंब बनेगा, देखिएगा तो कितना प्रतिबिंब
बनेगा। यहाँ भी वैसे करना है, तो कितना यहाँ पे कितना कितना प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इसको क्या करेंगे, ये हो गया आपका थीटा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 60 को डाल देंगे। थीटा का 360 डिग्री बाई थीटा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 60 को 60 डिग्री को अप्लाई करेंगे -1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 छक्का 36, 6 हो गया, 6 - 1 = 5। तो प्रतिबिंब कितना बनेगा 5 प्रतिबिंब। 5 प्रतिबिंब कितने बनेंगे 5 प्रतिबिंब बनेंगे। एक बार और समझ लीजिए, अगर दो समतल दर्पण को किसी एंगल से रखा गया हो तो उसमें बने प्रतिबिंब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, सीधे सीधे आप देखिए कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि दर्पण जो है किस एंगल से रखा गया, दर्पण किस एंगल से रखा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, दर्पण का एंगल माप लेंगे, अगर वो 30 डिग्री होगा तो 30, 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 360/θ - 1 होता है। ठीक है, तो थीटा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जिस एंगल से दर्पण को रखा गया है उसको वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि 60 डिग्री से समतल दर्पण को रखा गया, तो 360/60, ठीक है, -1। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे -1 करेंगे। उसके बाद 6 × 36 कट गया, 6, 0 से 0 कट गया, 6 - 1 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। इस समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण का आगे हम लोगों को पढ़ना है समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है देखिएगा। समतल दर्पण का उपयोग समतल दर्पण का आईना में, ठीक है, उसके बाद पायरोस्कोप में किया जाता है, आईना में किया जाता है, पायरोस्कोप में किया जाता है, एक और चीज़ में किया जाता है, हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ये सभी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं। हाँ, एक और चीज़ आपको, लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास जो होता है, लुकिंग ग्लास आप वो गाड़ी वाला लुकिंग ग्लास नहीं जाइएगा। ठीक है, आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। लुकिंग ग्लास मतलब होता है देखने वाला शीशा, जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं वो आईना मैंने लिख दिया यहाँ पे, उसको लुकिंग ग्लास भी कहा जाता है, देखने वाला शीशा भी कहा जाता है। वो गाड़ी वाला में आप नहीं जाइएगा, गाड़ी वाला में जाइएगा तो आप सोचिएगा कि उसमें तो दूसरा मतलब दर्पण का उपयोग किया जाता है, मिरर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम आगे पढ़ाएंगे स्प्लिट लैंप में कौन सा, सोलर कुकर में कौन सा। ठीक है, आगे मैंने लाइट चैप्टर में बहुत सारा चीज़ मैंने पढ़ाना है, आपको बहुत चीज़ बताना बाकी है कि प्रकाश जो सूर्योदय के समय में प्रकाश जो होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है। बहुत सारा चीज़ पढ़ाएंगे कि आप एकदम खुश हो जाइएगा कि हाँ क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग आईना में करते हैं, एक पेरिस्कोप में करते हैं। ठीक है, बस इतना ही उपयोग है। फिर आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, बस आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।